असम के हरे भरे इलाकों में बोडो समुदाय के लिए एक चीज बहुत खास है, उनकी पारंपरिक जौ या राइस बियर। यह सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि उनकी जिंदगी और त्योहारों का एक अटूट हिस्सा है। चाहे शादी हो, पूजा हो या किसी मेहमान का स्वागत, बोडो संस्कृति में जौ के बिना सब अधूरा लगता है। यह उनके लिए सम्मान और अपनेपन का प्रतीक है। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज की जो सिर्फ एक पेय नहीं है, ये एक प्रार्थना भी है, ये जश्न भी है और परंपरा भी। कई लोग इसे साधारण भाषा में राइस बियर कह देते हैं, लेकिन सच कहें तो ये उससे कहीं ज्यादा है। ये बोडो समुदाय की आत्मा का तरल रूप है, उनके पूर्वजों की सदियों पुरानी समझ है, उनके देवताओं को अर्पित प्रसाद है और उनके समाज की धड़कन है। हम बात कर रहे हैं जौ की। तो आइए इस साधारण दिखने वाले चावल के पेय के पीछे छिपी उस असाधारण दुनिया को परत दर परत समझते हैं, इसके विज्ञान को समझते हैं, इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझते हैं और आज की बदलती दुनिया में इसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वो भी देखते हैं। सबसे पहले सवाल आखिर ये है क्या? अगर किताबों की भाषा में कहें तो इसे एक एथनो बायोटेक्नोलॉजिकल सिस्टम कहा जा सकता है। सुनने में भारी लगता है ना? लेकिन घबराइए मत, इसे आसान शब्दों में समझते हैं। एथनो यानी किसी खास समुदाय की पारंपरिक जानकारी, बायोटेक्नोलॉजी यानी जीवित सूक्ष्म जीवों की मदद से होने वाली प्रक्रिया। मतलब जो सिर्फ चावल को सड़ाकर बनाया गया पेय नहीं है, ये एक ऐसा पारंपरिक वैज्ञानिक ज्ञान है जिसमें प्रकृति, सूक्ष्म जीव, समय और संस्कृति सब एक साथ काम करते हैं। जब बोडो महिलाएं खास जड़ी बूटियों से स्टार्टर कल्चर तैयार करती हैं, जब चावल को खास तरीके से पकाकर और सुखाकर उसे किण्वित किया जाता है, तो वहाँ सिर्फ एक पेय नहीं बन रहा होता, वहाँ सदियों का अनुभव काम कर रहा होता है। ये विज्ञान है, ये संस्कृति है और ये पहचान है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में आखिर क्या क्या होता है। एथनो यानी किसी समुदाय की संस्कृति, उसकी जड़ें, उसकी परंपराएं। बायोटेक्नोलॉजी यानी जीवित चीजों का इस्तेमाल, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की मदद से कुछ बनाना। मतलब जौ सिर्फ चावल को सड़ाकर बनाई गई शराब नहीं है, ये एक परंपरागत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और सबसे जरूरी बात, ये ज्ञान का खजाना है, एक चलती फिरती लाइब्रेरी। ऐसी लाइब्रेरी जो किसी कागज पर नहीं लिखी गई, बल्कि हजारों सालों से माँ से बेटी तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही है। हर घर में इसकी अपनी विधि है, हर परिवार में इसकी अपनी पहचान है। अब इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले, ये सिर्फ एक बियर क्यों नहीं है, फिर इसके पीछे छिपा हैरान कर देने वाला विज्ञान क्या है, उसके बाद इसे बनाने की सदियों पुरानी कला को समझेंगे और धीरे धीरे हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा चावल समाज, विज्ञान और आध्यात्मिकता तीनों को एक साथ जोड़ देता है। अब हम देखेंगे कि कैसे जौ जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के हर मोड़ पर साथ रहती है। फिर उसके दोहरे चेहरे को भी समझेंगे, कैसे ये वरदान भी है और कभी कभी अभिशाप भी बन सकती है। और आखिर में यह जानने की कोशिश करेंगे कि 21वीं सदी में इस प्राचीन परंपरा का भविष्य क्या है। तो चलिए पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं। अगर जौ को सच में समझना है तो हमें किसी फैक्ट्री या लैब में जाने की जरूरत नहीं है। इस कहानी का असली नायक है चावल। बोडो समाज के लिए चावल सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, वे इसे मायनाव कहते हैं, धन, समृद्धि और खुशहाली की देवी। जब आपकी सबसे अहम फसल ही देवी का रूप हो तो सोचिए उसके प्रति आपका नजरिया कैसा होगा। उसका हर दाना पवित्र हो जाता है। खेती सिर्फ मेहनत नहीं रहती, एक पूजा बन जाती है। और जब इसी देवी स्वरूप चावल को किण्वित करके यानी फर्मेंट करके एक पेय तैयार किया जाता है, तो वह पेय साधारण कैसे रह सकता है, वह भी पवित्र हो जाता है, वह भी दिव्य माना जाता है। यही मूल सोच है जो जौ को एक सामान्य ड्रिंक से उठाकर प्रसाद का दर्जा देती है। जौ की जड़ें इतिहास में बहुत गहराई तक जाती हैं। हजारों साल पहले
जब बोडो कछारी समुदाय तिब्बत और चीन की हुआंगहो घाटी से चलकर ब्रह्मपुत्र की हरी भरी वादियों में आकर बसे, तो वे अपने साथ सिर्फ भाषा और रीति रिवाज ही नहीं लाए थे, वे दो बेहद महत्वपूर्ण चीजें साथ लाए थे। धान की खेती की उन्नत समझ और उसी धान से पेय बनाने की कला। पुराने ग्रंथों में भी इसके संकेत मिलते हैं। 10वीं से 16वीं सदी के बीच रचित कालिका पुराण में उल्लेख मिलता है कि इस क्षेत्र के किरात समुदाय अपने देवी देवताओं को मादक पेय अर्पित करते थे। सदियां बीत गईं। 1847 में ब्रिटिश अधिकारी ब्रायन हाउटन हॉडसन इस क्षेत्र में आए। उन्होंने बोडो समाज को करीब से देखा और अपने लेखों में दर्ज किया कि यह पेय कोई बुरी आदत या अवगुण नहीं है, यह उनके त्योहारों की आत्मा है और एक तरह से उनके भोजन और सामाजिक जीवन का हिस्सा है। यानी इतिहास गवाह है, जो सिर्फ एक पेय नहीं रही, यह संस्कृति रही है, पहचान रही है और समय के साथ चलती हुई एक जीवित परंपरा रही है। ये एक बाहरी व्यक्ति की गवाही थी जो इस पेय के सांस्कृतिक महत्व पर मुहर लगा रही थी। और कमाल देखिए, इतने बदलावों के बावजूद ये परंपरा आज भी जिंदा है। बोडो समाज में एक मान्यता है, कहा जाता है कि जौ बनाने का नुस्खा इंसानों ने नहीं खोजा, ये ज्ञान उन्हें सीधे उनके प्रमुख देवता बथु ब्राई ने उपहार में दिया था। जरा सोचिए, इस विश्वास ने पूरी प्रक्रिया को कितना पवित्र बना दिया होगा। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं रही, ये एक दिव्य रहस्य बन गई। इस रहस्य का दिल है अमाओ, एक छोटी सी सूखी टिकिया। बाहर से देखने पर ये चावल और जड़ी बूटियों का एक साधारण केक लगता है, लेकिन असल में ये सूक्ष्म जीवों की एक जीवित लाइब्रेरी है। अरबों खरबों छोटे जीव और सदियों का निचोड़ इसमें छिपा है। अमाओ बनाना कोई अंदाजे का खेल नहीं है, ये पेड़ पौधों का गहरा विज्ञान है, जिसे आज हम एथनोबॉटनी कहते हैं। बोडो महिलाओं को पता होता है कि जंगल से कौन सा पौधा लाना है, उसकी जड़ लेनी है या पत्ती, किस मौसम में लेना है और क्यों लेना है। कुछ पौधों की जड़ों में शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, कुछ पाचन में मदद करते हैं, कुछ पेय को जल्दी खराब होने से बचाते हैं। कटहल और अनानास की पत्तियां जंगली खमीर को पनपने का माहौल देती हैं। यानी हर चीज का अपना रोल है। ये ज्ञान किसी किताब में दर्ज नहीं, ये जिंदा परंपरा है जो हजारों साल के अनुभव से बनी है। अब सवाल, पर्दे के पीछे ये सब काम कैसे करता है? इसकी केमिस्ट्री बेहद दिलचस्प है। कुछ पौधों में प्राकृतिक एंटीमाइक्रोबियल तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्लम्बैगिन। ये खराब और हानिकारक बैक्टीरिया को रोकते हैं, लेकिन अच्छे बैक्टीरिया और ईस्ट को बढ़ने देते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे सेलेक्टिव प्रेशर कहते हैं, मतलब ऐसा माहौल बनाना जहां आपके दोस्त वाले सूक्ष्म जीव जिंदा रहें और नुकसान करने वाले खुद खत्म हो जाएं। ये स्वदेशी बायोटेक्नोलॉजी का शानदार उदाहरण है। अब जरा माइक्रोस्कोप के नीचे झांकिए। अमाओ और जौ के भीतर एक पूरी दुनिया है, एक पूरा इकोसिस्टम। इसमें बड़ी मात्रा में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। ये वही अच्छे बैक्टीरिया हैं जो दही और छाछ में पाए जाते हैं और पाचन के लिए फायदेमंद होते हैं। फिर आते हैं ईस्ट। इनका काम है चावल की शुगर को अल्कोहल और स्वाद में बदलना। और फिर होते हैं मोल्ड्स। ये चावल के स्टार्च को तोड़कर उसे आसान शुगर में बदलते हैं ताकि ईस्ट उन्हें खा सके। ये पूरी टीम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल में। और इस टीम को संतुलित रखना बोडो महिलाओं ने सदियों पहले ही सीख लिया था। अब जब हम जौ के पीछे की संस्कृति और विज्ञान दोनों को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये पैतृक कला असल में काम कैसे करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ज्ञान पारंपरिक रूप से महिलाओं के पास रहा है। ये एक मातृवंशीय परंपरा है जहाँ ये कला और इसका विज्ञान माँ से बेटी को विरासत में मिलता है। इसमें हुनर चाहिए, सब्र चाहिए और एक पवित्र अनुशासन भी। पहला और सबसे अहम कदम है अमाओ तैयार करना। इसके लिए एक खास किस्म का चिपचिपा चावल इस्तेमाल होता है जिसे मैब्रा कहा जाता है। उसे भिगोया जाता है, फिर चुनी हुई जड़ी बूटियों और पिछले बैच के थोड़ा सा पुराने अमाओ के साथ उवाल नाम की लकड़ी की ओखली में कूटा जाता है। यहीं से शुरू होती है जौ की असली यात्रा।
पुराना अमाव जामन की तरह काम करता है, यानी वही अच्छे सूक्ष्म जीव जो पहले से तैयार हैं नए बैच में जान डाल देते हैं। इस गीले पेस्ट को हाथों से छोटी छोटी गोल टिक्कियों का आकार दिया जाता है। फिर इन टिक्कियों को सैंडरी नाम की बांस की जालीदार थाली पर रख दिया जाता है। अक्सर इन्हें घर के चूल्हे के धुएं के ऊपर धीरे धीरे सुखाया जाता है। ये धीमी प्रक्रिया बहुत अहम है। धुआं और हल्की गर्माहट यह सुनिश्चित करते हैं कि अच्छे सूक्ष्म जीव पूरे केक में बराबर फैल जाएं। एक बार अच्छे से सूख जाने के बाद ये अमाव महीनों तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। जब अमाव तैयार हो जाता है तब असली किण्वन शुरू होता है। चावल को पकाया जाता है, फिर उसे एक साफ चटाई पर फैलाकर ठंडा किया जाता है। तापमान बहुत मायने रखता है, लगभग हमारे शरीर जितना गर्म। इसके बाद सूखे अमाव को पीसकर उसका पाउडर चावल पर अच्छी तरह छिड़क दिया जाता है। इसे आप चावल का संस्कार या टीका करना भी कह सकते हैं। फिर इस चावल को डबखा नाम के मिट्टी के मटके में कस कर भर दिया जाता है। मटके का मुंह पत्तों या कपड़े से बंद कर दिया जाता है और उसे घर के किसी शांत अंधेरे कोने में रख दिया जाता है। अब अगले 3 से 10 दिनों तक मौसम के अनुसार अमाव के भीतर मौजूद सूक्ष्म जीव अपना काम शुरू करते हैं। धीरे धीरे चावल बदलने लगता है, उसमें खुशबू आती है, हल्की खटास, थोड़ी मिठास और हल्का नशा, और बस यही है जौ। इस प्रक्रिया से जो सबसे सामान्य पेय बनता है उसे कहते हैं जौ किसी का मतलब है गीला। ये धुंधला, बिना छना हुआ और कम अल्कोहल वाला पेय होता है, लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर। इसे अक्सर खेतों में दिन भर की मेहनत के बाद ताजगी और ऊर्जा के लिए पिया जाता है। ये सिर्फ पीने की चीज नहीं, एक तरह से भोजन का पूरक है। लेकिन किण्वन के दौरान जब चावल को दबाने या उसमें पानी मिलाने से पहले जो पहला गाढ़ा और शुद्ध रस अपने आप टपक कर जमा होता है उसे कहते हैं जौ बिधवी। यही जौ का सार है, उसका सबसे कीमती रूप। ये ज्यादा ताकतवर होता है और इसे बहुत सम्मान से देखा जाता है। इतना सम्मान कि पारंपरिक बोडो विवाह में लड़के वालों को लड़की के घर जौ बिधवी ले जाना आवश्यक माना जाता है। अगर लड़की का परिवार उसे स्वीकार कर ले तो रिश्ता पक्का समझा जाता है। ये सिर्फ एक पेय नहीं, एक सामाजिक समझौता है। और अंत में आता है जौ ग्वारान। ग्वारान का अर्थ है सख्त या मजबूत। इसे जो किसी को पारंपरिक तरीके से आसवन यानी डिस्टिल करके बनाया जाता है। भाप को ठंडा कर फिर से तरल में बदला जाता है। इससे एक साफ, तेज और ज्यादा अल्कोहल वाली शराब बनती है। इसे खास अवसरों पर या औषधीय उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक ही जड़ से निकले 3 रूप, एक पोषण का, एक सम्मान का और एक शक्ति का। लेकिन जौ का यही रूप, खासकर जब उसे आस्वित करके तेज बनाया जाता है, गलत इस्तेमाल का सबसे बड़ा खतरा भी साथ लाता है। यहीं से हमारी कहानी एक मुश्किल मोड़ लेती है। अब सवाल है, जौ के ये अलग अलग रूप बोडो समाज के ताने बाने में कैसे जुड़े हुए हैं? समाजशास्त्री ऐसी चीज को टोटल सोशल फैक्ट कहते हैं, मतलब एक ऐसी परंपरा जो समाज के हर हिस्से को छूती हो, धर्म, परिवार, अर्थव्यवस्था, रीति रिवाज, सबको। और जौ बिल्कुल वही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के हर अहम पड़ाव पर इसकी मौजूदगी दिखाई देती है। जब किसी घर में बच्चा जन्म लेता है तो द्विसरनाई नाम की रस्म में दाई और बुजुर्गों को सम्मान स्वरूप जौ दिया जाता है। यह सिर्फ पेय नहीं, आशीर्वाद का प्रतीक है। मृत्यु के बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया में भी जौ का इस्तेमाल होता है। ये जीवन के चक्र को पूरा करता है। इसकी सबसे पवित्र और रहस्यमय भूमिका दिखाई देती है बोडो समाज के प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान खेरई पूजा में। इस पूजा में दोधिनी नाम की महिला पुजारिन या शमन इंसानों और देवताओं के बीच सेतु मानी जाती है। विश्वास है कि वह देवताओं से संवाद कर सकती है और उस ध्यान की गहरी अवस्था में जाने के लिए जौ का सेवन किया जाता है। यहाँ जौ एक सामान्य पेय नहीं रहता, यह माध्यम बन जाता है, एक पवित्र साधन जो इस दुनिया और दिव्य लोक के बीच की दूरी कम करता है। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी
दूसरा पहलू है। अब तक हमने जौ की पवित्रता, उसका विज्ञान और उसकी सांस्कृतिक विरासत देखी। अब ईमानदारी से उसके कठिन पक्ष को भी देखना जरूरी है। एक ही चीज किसी समुदाय के लिए वरदान भी हो सकती है और अभिशाप भी। कुछ सर्वे बताते हैं कि इस क्षेत्र में घरेलू हिंसा के कई मामलों में अत्यधिक शराब सेवन एक प्रमुख कारण बनता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे टूटे हुए परिवार, डरे हुए बच्चे और पीड़ा झेलती महिलाएं हैं। जब जौ अपने पारंपरिक, नियंत्रित और सांस्कृतिक दायरे से बाहर निकलकर सिर्फ नशे की वस्तु बन जाता है तो उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। एक और जटिल पहलू है आर्थिक मजबूरी। कई गरीब परिवारों में महिलाओं के पास आय का सीमित साधन होता है। ऐसे में वे जौ बनाकर बेचती हैं। वो एक ऐसे चक्र में फंस जाती हैं जहां आजीविका और सामाजिक समस्या एक दूसरे से टकराने लगती है। लेकिन जब कुछ सामाजिक संगठनों ने उन्हें बुनाई और अन्य सम्मानजनक रोजगार के अवसर दिए तो तस्वीर बदली। महिलाओं ने आय भी कमाई और आत्मसम्मान भी पाया। तो बड़ा सवाल यही है, एक समुदाय अपनी अमूल्य विरासत को कैसे बचाए और साथ ही उसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसान को कैसे रोके। परंपरा को पूरी तरह छोड़ देना आसान रास्ता है, लेकिन क्या वही सही रास्ता है? या फिर रास्ता यह है कि परंपरा की आत्मा को बचाया जाए, विज्ञान को समझा जाए और जिम्मेदारी के साथ उसे आगे बढ़ाया जाए। जौ की कहानी सिर्फ असम के एक समुदाय या एक पेय की कहानी नहीं है। यह उन सभी संस्कृतियों की कहानी है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन खोज रही हैं। यह पहचान की कहानी है, विज्ञान की कहानी है, संघर्ष और बदलाव की कहानी है और शायद सबसे बढ़कर यह संतुलन की कहानी है।